अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं रीजन से, ख़ास तौर पे ईरान और इसराइल के हवाले से, वो बड़ी भयानक किस्म की ख़बरें आ रही हैं और उसमें दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हमने देखा है कि जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ईरान ने जो जवाबी हमला किया, उसके बाद इसराइल ने फिर ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर हमले किए हैं। और ये एक जो टिट फॉर टैट वाला मामला है, ये काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें नुकसान भी हो रहा है। इसराइल का भी ज़ाहिर है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन इसराइल में लोगों को ये एडवांटेज ये है कि उनके पास बंकर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वो जैसे ही कोई इस तरह के सायरन बजता है, तो वो बंकर्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जानी नुकसान कम हो रहा है। बिल्डिंग्स को शायद नुकसान ज़्यादा पहुँच रहा होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, और वैसे बाय द वे इसराइली मीडिया जो है वो भी उसको काफ़ी चीज़ों को रोक भी रहा है। और काफ़ी जो रिपोर्टिंग हो रही थी, उसको रोक दिया गया है कि आप उसका जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो ना करें। तो इसका क्या होगा, किस तरीके से हम इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसको ज़रा जाँचने की कोशिश करेंगे। साथ-साथ पीटीआई के हवाले से बड़ी जो खबर है वो ये है कि पीटीआई की जो तंज़ीम है अमेरिका में, उन्होंने बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया है। पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि वहाँ पे वाशिंगटन में है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसके सामने, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों का वहाँ पे मौजूद होना, ये ज़ाहिर कर रहा है कि लोगों के अंदर एक एंगर मौजूद है, क्योंकि आर्मी चीफ़ और फील्ड मार्शल साहब जनाब वहाँ पे मौजूद हैं। और उनके बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको ऑफ़िशियली इनवाइट नहीं किया गया और डिनाई किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। साथ-साथ जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, उनका जो विज़िट है वो भी है, लेकिन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, ऊपर तले वो दे रहे हैं कि जी वहाँ पे जो भी जब लोग आएँगे तो वो असला लेके आएँगे। ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो एक नाफ़रमानी वाली बात है, सिविल नाफ़रमानी वाली बात है, और इसका शदीद नुकसान पार्टी उठा सकती है। ये कोई फिर नया कोई एजेंडा तो है नहीं है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हों। इसका ज़रा तजिया करते हैं तमाम उमूर का, और हमें जॉइन कर रहे हैं अमेरिका से जनाब हमारे दोस्त असद फैज़ साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या हैं। वो अभी उनसे मुख्तलिफ लोगों की बात भी हुई है, उनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल। जी असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है असद भाई। अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि ये जो ईरान वाला मामला चल रहा है, इसके हवाले से अमेरिका में क्या पब्लिक ओपिनियन चल रही है? क्योंकि मैंने देखा है कि ऑब्वियसली वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो तो ज़ाहिर है कि इसराइल को ही सपोर्ट करती है। लेकिन इस वक़्त जो ईरान की तरफ से जवाब आना, और बड़ा मौसर किस्म का जवाब आना, क्या अमेरिका में कुछ पैनिक भी फ़ील हो रहा है जी? देखिए, मेरे ख़्याल से ये जो आम आदमी है ना, उसको तो ख़ैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उसको शायद पता भी नहीं होगा ज़्यादातर लोगों को कि यहाँ पे हुँ। इसराइल में और ईरान में जंग हो रही है। ये हम लोग ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, एक आम अमेरिकन के लिए ये मसला है ही नहीं, बिल्कुल हाँ। भी नहीं है ये। और वो बिल्कुल दे डोंट केयर, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। अगर आप आम लोगों से पूछिए, मेरे बिल्कुल पड़ोसी नेक्स्ट डोर जो है, वो ईरानी हैं, मियाँ-बीवी अच्छा। दोनों। मेरी हाँ। आज उनसे ही बात हो रही थी। वो ज़रा बिज़ी थे, तो मतलब वो कहीं गए हुए थे, तो मैंने उनसे बात की। मैं उनको यही कह रहा था कि देखो, मेरी दुआएँ सारी जो हैं, हालाँकि वो रिलिजियस नहीं हैं बिल्कुल भी, हुँ, हुँ। और वो बिल्कुल लिबरल टाइप के हैं। सेकुलर टाइप से। सेक्युलर और लिबरल टाइप के हैं वो उनके, लेकिन वो हुँ। जाते रहते हैं ईरान, ये मुझे मालूम है। लेकिन तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा लुक, आई एम वेरी हैप्पी कि ईरान ने ठीक-ठाक जवाब दिया है इज़राइल को, और आई आई रियली मेरी दुआएँ जो हैं, आई आई विश ईरान सक्सेस। तो वो भी मतलब कह रही थी, हाँ बिल्कुल, आई मीन दिस इज़ जस्ट। तो मतलब आम जो ईरानी, वो भी अमेरिकन ही है ना, तो वो हाँ, हाँ। अगर कोई मेरा मकसद कहने का ये था, अगर कोई ईरान से है या पाकिस्तान से है या नेबरहुड से है, तो वो अटेंशन पे कर रहा है। लेकिन एक आम, अगर आप सड़क पे चलते हुए अमेरिकन से पूछेंगे, उनको कुछ पता नहीं होता। क्योंकि अमेरिका में भी ये जो न्यूज़ है ना, ये बड़ी कंट्रोल्ड होती है अमेरिका के अंदर, हाँ, बहुत और वो ज़्यादा। आपको एक ही तरह का व्यू पेश कर रहे होते हैं। लेकिन खजाना साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जी। तो जिस तरह इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं डिटेल में कि क्या हुआ है। देखिए, इसमें पूरा, पहले बात तो ये है कि इसमें 100% बल्कि 200% इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। बिल्कुल, मैं आज हाँ, स्कॉट इसमें तो रिटर कोई को शक नहीं है। हाँ। मैकग्रेगर को सुन रहा था, स्कॉट रिटर को, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बात तो ये कि लोगों को समझ लेना चाहिए कि इज़राइल वर्सेस ईरान नहीं है, ये इज़राइल एंड अमेरिका वर्सेस ईरान है, हुँ। नंबर 1। कि इसमें पूरी-पूरी, तो अमेरिका ने उनको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की है, इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया है, और ये जो इतनी जो सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग है, ये तो इसराइल के बस की बात ही नहीं है। जिस हुँ। तरह उन्होंने प्लान किया है, ये महीनों की प्लानिंग है। जिस हाँ, तरह हाँ। उन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट लिए हैं, ये इसराइल के बस की बात नहीं है।
ये CIA के अपने एसेट हैं जो कि डेकेड से हैं ईरान के अंदर, जिसको वो कल्टीवेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो ये उनकी प्लानिंग है, ये उनकी इनपुट है, ये उनकी शमूलियत है इसके अंदर। जो पहला, अब ये भी देखें आप कि एक तरफ ट्रंप खुद इसमें, मतलब ये, अच्छा दूसरी बात ये नहीं, आज तो ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को जो इंटरव्यू दिया है उसमें तो उसने कहा है कि मुझे सब पता था। वही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, दूसरी, ट्रंप को सब पता था, लेकिन हम उस तरफ आते हैं, ये पेंटागन की एडवाइस के खिलाफ किया है ट्रंप ने। इसमें बुनियादी हाथ जो है वो CIA का है, और इसमें CIA ने ट्रंप को बरगलाया है। और ये क्या, ये जो जितने ये पेंटागन के जो टॉप जर्नलिस्ट है अमेरिका के, उन्होंने मना किया है, ट्रंप को कहा है कि दिस इज नॉट अ विनेबल वॉर, यू शुड नॉट गेट योरसेल्फ इन द मिडिल ऑफ दैट, दैट मे टर्न आउट टू बी अमेरिका अनदर वियतनाम फॉर US। लेकिन वो नहीं माना। तो क्योंकि नेतन्याहू ने उसको मेरे ख्याल से चढ़ाया होगा या जो भी किया होगा, बहरहाल इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने, आपको मालूम है, मंडे को एक मीटिंग होनी थी उसके ऊपर, न्यूक्लियर, ईरान को धोखा दे के, झूठ बोल के, बेवकूफ बना के वहां उलझा के रखा निगोशिएशन में, और पीछे से जो है वो उन्होंने वो हमला कर दिया फ्राइडे नाइट को। ये ऐसे ही करते हैं। अब देखिए इसमें आपको कोई और कॉमनैलिटी पाकिस्तान से भी नजर आ रही होगी। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी वो निगोशिएशन खेल के, बहाना करके वो पीछे से जो है वो हाथ डाल देती। खैर नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि क्या ये जो अभी देखें, ये मैं आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, इस आर्टिकल में भी वो ये कह रहे हैं कि क्या ये तो नहीं हुआ कि इसराइल ने जानते हुए या न जानते हुए ईरान को उस लेवल पे पहुंचा दिया है, पुश कर दिया है, जहां पे अब वो एटमी धमाके करने की पोजीशन में आ गया है, जब वो ये समझेंगे कि अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इज दैट राइट? देखें, मेरा नहीं ख्याल है ईरान एटमी कोई धमाका करेगा, हालांकि कैपेबिलिटी होगी उनके अंदर, उसको जरूरत नहीं है। आई टेल यू व्हाई, अगर आप इसको पूरे को देखें कि किस तरह हुआ, अनफोल्ड कैसे किया है इन्होंने 2 दिन के अंदर। पहली वेव इजराइल की बिल्कुल टोटली इलीगल, अनलॉफुल, इमोरल, यूनाइटेड नेशंस की चार्टर्स के सब चीजों के खिलाफ, अनप्रोवोक्ड उन्होंने कर दिया, और उन्होंने CIA की मदद से बड़ा डैमेज किया। पहला जो था ना, वो जिस तरह उन्होंने 10-12 लोग मारे हैं, टॉप जनरल्स, टॉप साइंटिस्ट, 6 इनके टॉप साइंटिस्ट मार दिए। आज और भी साइंटिस्ट मार दिए उन्होंने। जी, देखिए ना, अब उसके बाद, और जहां जिस तरह उन्होंने जाके उन्होंने ईरान के जो टारगेट हिट किए, लोगों का ये ख्याल था कि अब ईरान खत्म हो गया, उसमें इतनी जान ही नहीं, सख्त नहीं खड़े। जब मिलिट्री लीडरशिप को उड़ा दिया तो खड़ा कैसे होगा? लेकिन कूडोस टू ईरान को सलाम है कि वो विद इन दैट सेम डे नाइट को उन्होंने रिटेलिएट किया। अच्छा, और रिटेलिएट जो किया उन्होंने, वो बहुत सिस्टमैटिकली किया। पहले उन्होंने ड्रोन्स भेजे और लो ग्रेड मिसाइल्स भेजे, ताकि वो उनके डिफेंस सिस्टम को वो सैचुरेट करें, उन्होंने दबा के मारे। ये पूरा प्लान था। फिर उसके बाद थोड़े बेहतर मिड रेंज की भेजे। अब ईरान ने जो 5वीं वेव की है ना, 5 वेव अब तक कर चुका है वो उसकी मिसाइल्स की। 5वीं जो वेव की थी उसमें उसने सुपरसोनिक मिसाइल यूज किए। वो जा के हिट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गई हैं, सैचुरेट होना शुरू हो गई हैं। और ये मैं अपनी एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, ये स्कॉट रिटर की और मैकग्रेगर की एनालिसिस है। वो ये कह रहे हैं कि देखो, इन्होंने ये सोचा नहीं था, कभी ये कैपेसिटी है ही नहीं इजराइल की कि हजारों की तादाद में वो मिसाइल्स वो उसको रोक सके। अच्छा, बाय द वे, एक और चीज जो है वो आ रही है, वो ये है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट आ रही है वो है कि अमेरिका को जो नेतन्याहू साहब हैं, इन्होंने ये कहा है कि जी आप फौरी तौर पे ज्वाइन करें हमारी वॉर के अंदर, और आप उनको हमारे साथ शामिल हो जाएं ओपनली, क्योंकि पहले तो वो साथ साथ ओपनली तो नहीं थे ना, उन्होंने कहा था कि हम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, और ये एक्सियोस उसको रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जी US ने ये रिजेक्ट कर दिया है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इज इट गोइंग टू बी सेटबैक फॉर हिम? पूरा पेंटागन तो 100% खिलाफ थी इसकी टू बिगिन विद। वो तो इतना भी, वो तो कोवर्टली, जो उन्होंने कोवर्टली किया है CIA के साथ, वो अब ओवर्टली कह रहे हैं। लेकिन वो तो पेंटागन, आपके जो टॉप जनरल्स हैं, वो तो ये भी नहीं इजाजत, वो कह रहे थे कि ये ना करें आप। तो अगर वो कह रहा है कि अब ओवर्टली, उसकी वजह क्या है मैं बता रहा हूँ। जो स्कॉट रिडली और वो जो रिटर और वो जो कहते हैं, वो ये कहते हैं, देखें, अगर ईरान ये सस्टेन कर सकता है ना, ये मिसाइल अटैक 5 दिन तक, ज्यादा नहीं, 5 दिन तक,
ईरान के पास सारा, सॉरी, इजराइल के पास सारा एयर डिफेंस वेपन्स खत्म हो जाएंगे? अभी भी जो एयर डिफेंस वेपन्स जो हैं इनकी, वो अमेरिकन नेवल शिप्स ने भी इसमें हिस्सा लिया है उसको टारगेट करने के, लेकिन उनके पास भी एक सर्टेन नंबर होते हैं, एक फाइनाइट हाँ नंबर हाँ होता है ना हाँ वो। हाँ तो हाँ हाँ। वो कह रहे हैं कि इजराइल के रिजर्व्स जो हैं ये मिसाइल्स के, एयर डिफेंस के, ये डिप्लीट इन 2-3 डेज। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं होगा। अगर हम्म। वहां से ईरानी मिसाइल आ रहे हैं, वो रोक, अभी भी पास हो जाते हैं, वो ये रोकते हैं, लेकिन 20-25% अभी पास हो रहे हैं, लग रहे हैं, हिट कर वो रहे भी हैं। हो रहे हैं, एयरबेस हाँ। तबाह कर दिया, जो अच्छा, लेकिन इजराइल का जो एक चीज पेंटागन है उसको तबाह कर दिया इन्होंने। हाँ, असल में एक चीज और भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कंडेम किया गया है इस अटैक को, और तुर्की ने भी इसको कंडेम किया है, और ये राइटली सो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ईरान को कुछ होता है, तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और तुर्की को भी पता होना चाहिए कि हमारी अगली भी बारी होगी, और अगर ईरान को कुछ हो जाता है तो फिर ये बड़े आराम से पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक जो हैं, जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, और जिनके पास पाकिस्तान के पास तो माशाल्लाह न्यूक्लियर पावर भी है, तो फिर ये अगला जो टारगेट हो सकता है वो ये होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान को ये सोच के ईरान की फुली सपोर्ट करनी चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकली सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि ईरान जो है वो फॉल ना करे। नेतन्याहू इतना एरोगेंट इंसान है, जब आपको एक लेवल से ज्यादा एरोगेंस होती है ना आपके अंदर, हम्म। तो आपकी अकल मारी जाती है। वो अभी लिथल हो कल जाती उसने जो बयान दिया है, वो उसमें पाकिस्तान को भी लपेट दिया ईरान के साथ उसने, है। कि पाकिस्तान और ईरान जैसे लोगों को न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी नहीं देनी चाहिए। अब ईरान से तो तुम निमट नहीं पा रहे हो, पाकिस्तान से पंगा करना चाह रहे हो। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईरान ने, देखें, 2 दफा अटेम्प्ट करने की कोशिश की इन्होंने, हाँ। इसराइल ने, और वो पाकिस्तान, जबकि 88 में तो पाकिस्तान में कुछ था भी नहीं उस वक्त तो, लेकिन उनको मालूम था कि ये न्यूक तैयार हो गए हैं, और हमने सुसाइड, उस 88 की बात कर रहा हूँ, क्या हाँ। वो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम F-16 को डाल के सुसाइड मिशन पे भेजेंगे। लोग तैयार हो गए थे, तो उनको समझ में आ गई बात कि यार ये लोग पागल लोग हैं, इनसे पंगा नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा इन्होंने करने की कोशिश की कहूटा पे। हाँ। तो अब पाकिस्तान के पास देखें शाहीन 3 मिसाइलें जो हिट करेंगे उनको। हम अबाबील हैं जिसमें मल्टीपल वॉरहेड है, कोई 24 वॉरहेड होते हैं उसके अंदर, उनको तो हाँ। किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। फिर हमारे पास सब, आपको मालूम है, हमारा अपना एयर डिफेंस जो है, इंशाल्लाह हमें चाइना से बहुत जल्द मिल जाएगा HQ-19। हाँ। HQ-19 जो थर्ड मिसाइल है ना अमेरिका का, उसकी तरह है कि सब वॉल। हम्म। तो वो, अच्छा, फिर KJ 500 मिल रहे हैं पाकिस्तान को, जो कि 1000 किलोमीटर से जाके टारगेट लॉक कर लेते हैं वो। तो ये पाकिस्तान के, ये तो, फिर हमारे पास सबमरीन्स हैं, वहां जाके हमने अगर उनके पास खड़े होकर वहां सबमरीन से फायर वो करना शुरू कर तो दिया, फिर वो और यहाँ हाँ। लैंड से, तो निशान, हम निशान मिटा देंगे हम इसराइल का। तो इसराइल कभी भी हिमाकत नहीं करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। ये सिर्फ गिदड़ भपकियां हैं, धमकियां हैं उसकी। चलें, इसके ऊपर जरा बात करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ अब जो इम्पोर्टेंट इशू जो आपके मुल्क में चल रहा है, वो डीसी में पीटीआई का प्रोटेस्ट है, जो कि आज होना था, और जाहिर है कि इस वजह से होना था कि वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं, और उनकी मुलाकातें जो है वो अमरीकी इंतजामिया के साथ होने जा रही होंगी और हो रही होंगी। तो ये प्रोटेस्ट जो है, आपके मुख्तलिफ लोगों से रब्ता भी रहा, कैसा हुआ, क्या सूरत हाल थी, कैसी कैसी वहाँ पे तकारीर हुई, लोगों का जो जज्बा था वो कैसा था? मुझे जो इतलात मिल रही हैं वो यही है कि लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पे पहुँचे हैं, बसों में लोग पहुँचे हैं, गाड़ियों में पहुँचे हैं। तो व्हाट इज़ द लेटेस्ट जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। उन्होंने कहा है ना हमने आसिम मुनीर को इनवाइट किया, ना किसी और मुल्क के जनरल को इनवाइट किया है, दिस इज नॉट। तो वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। तो अब आप जो हैं, ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी, देखिए ना, झूठ बोल के कि आसिम मुनीर को उन्होंने इज्जत दी है इस वजह से कि वो पाकिस्तान जंग जीता है, इंडिया से कोई जंग नहीं जीता लेकिन एक पाकिस्तान। चीज़ है कि ये जो रिपोर्ट हो रही है ना, ये अगरचे व्हाइट हाउस की तरफ से हो रही है, लेकिन इसको जो जगह दी गई है वो इंडियन अखबारात ने दी है। अब ये कितनी क्रेडिबल है आपको पता है, इंडियन मीडिया नहीं पे नहीं, मैंने तो ये शायद पहली यकीन बात नहीं। तो ये बस हिंदू, वो द हिंदू है, उसने किया, और वो सबसे वन ऑफ द इकोनॉमिक मोस्ट। टाइम्स ने भी किया। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया है और हिंदू ने भी किया है। ये बड़े क्रेडिबल अखबार है, ये ऐसा कोई झूठ नहीं बोल सकते। और वो भी
नाम लेके व्हाइट हाउस का सवाल बेसिकली हाँ, बेसिकली वो ये कह रहे हैं द व्हाइट हाउस हैज कैटेगोरिकली डिनाइड रिपोर्ट्स दैट जी, एनी फॉरेन मिलिट्री लीडर इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम बिल्कुल, मुनीर हैज बिल्कुल। बीन इनवाइटेड टू द अपकमिंग यूएस आर्मी परेड इन वाशिंगटन मार्किंग द 250th एनिवर्सरी ऑफ द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस, जो कि आज हो रही है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनको एट्रीब्यूट किया है व्हाइट हाउस को, और कहा है कि जी वो उन्होंने डिनाई किया। एनीवे हम इसके ऊपर फिर भी जो है वो आपका तबसरा जरूर लेंगे कि क्या इस सूरत हाल में उनके साथ फिर जो फोटो आपकी एक जो ख्वाहिश थी हमारी कि ट्रंप के साथ उनकी फोटो आप हो जाएगी, इस तरह का चक्कर हो जाएगा, या बाकी किसी लोगों के साथ भी अगर कुछ तस्वीर हो जाए, तो क्या उसके चांसेस हैं? देखिए, फोटो ऑप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि जो बेसिक कर्टेसी होती है, वो ये होती है। कसाना साहब, जैसे आप कहीं से किसी मॉल में गए हम्म, खरीदने के लिए, आपको भी हज़ारों लोग पहचानते हैं क्योंकि आपका व्लॉग हो रहा है। कोई बंदा या बंदी आए, उसने कहा एक सेल्फी लेनी है मुझे, आप उसे मना तो नहीं करेंगे। तो हम्म, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल ले लो, कोई मसला नहीं है। तो ये फोटो आपको इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, इट मीन्स नथिंग। इट मीन्स कि कोई बंदा आपको मिला सरे राह चलते-चलते और उसने तस्वीर बनवा ली आपके साथ। हम्म, इट मीन्स नथिंग। तो इसका अगर इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी होगी, अगर वहाँ ये जाएँगे परेड देखने के लिए, लोग बैठे होंगे, ये भी जाके बैठ जाएँगे। नहीं, अगर किसी वैसे वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो वो ये है कि ऐसे ही नहीं बुला लिया जाता किसी को। फील्ड मार्शल साहब को अगर बुलाया गया है तो चाहे ये व्हाइट हाउस ने ये कहा होगा, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि वो उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते होंगे कि जो कि हेड्स ऑफ स्टेट्स को मिलती है या दूसरों को मिलती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो गए हैं वहां पे, तो कम अज कम पेंटागन की तरफ से, सीआईए की तरफ से, जनरल कुरेला वगैरह की तरफ से उनको बाकायदा तौर पे इनविटेशन मिली होगी। ठीक है, और ये मैं स्पेकुलेट ही करूंगा, ये अगर फर्ज करें ये जनरल्स हैं, पाकिस्तान के भी जनरल हैं और अमेरिका के भी जनरल हैं, पेंटागन में उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है। हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप उन्होंने है ना हमारे। कहा होगा, इन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया होगा कि हम आना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा आ जाओ। तो हम्म। ये कोई और वैसे इंडिकेशन और वैसे एक और चीज, जनरल कुरेला चूंकि आउट गोइंग है, उन्होंने अभी जी, उनकी छुट्टी होने वाली है, दूसरी उनकी जगह पे किसी और ने आना है। ये भी या हो सकता है कि इनको बुलाया गया हो दूसरे आदमी के साथ जो फेयरवेल, कि आ रहे हैं, जो इनकमिंग फेयरवेल। वाला आदमी है, जी, उसके साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि जनाब बिल्कुल। ये देखें, ये चीज भी हो सकती है। ये सारे सिनेरियो हो सकते हैं। इन्होंने मौके से फायदा उठाते हुए उस टाइम वो रखा कि जहां परेड हो रही है, तो भाई देखिए इन्होंने मशहूर क्या किया था, ये देखे ना, इन्होंने मशहूर ये किया था। और इनके जो टाउट्स हैं मीडिया में और इनके जो आईएसआई के जो प्लांट्स हैं, उन्होंने मशहूर किया था कि आसिम मुनीर को, चूंकि पाकिस्तान ने जंग जीती है, वो इज्जत देने के लिए उसको चीफ गेस्ट के तौर पे बुला रहे हैं। इट्स हम्म, नथिंग लाइक दैट, राइट? कौन सा हम्म, चीफ गेस्ट? तो छोड़ो, वो गेस्ट भी नहीं बुला रहे। वो तो आपने जाके उससे कोरेला से या किसी जनरल से कहा होगा कि मैं आना चाह रहा हूँ, उसने कहा आ जाइए आप। वो कोरेला तो से अभी जाते जाते मिलते भी जाइएगा, क्योंकि वो जा रहा है, फेयरवेल है उसकी। हाँ, हाँ। तो और तो कोई इससे ज्यादा किसी कोई अहमियत नहीं है। चलें, लेकिन कमिंग बैक आज टू द जो, डीसी प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट जी, हो रहे हैं, आज ये जो जरा मुझे बताएं। प्रोटेस्ट हुआ है ना, वो खुश कर दिया। 5,000 के करीब करीब लोग थे, बल्कि उससे ज्यादा थे, जो पूरे इस एरिया को आपको पता है सियाटल से लोग गए हैं, आपको पता है हम्म, कैलिफोर्निया से लोग गए हैं, शिकागो से, जो कनाडा से भी करीब गए। एरिया है उसके, वहां से तो लोग बसों में भर भर के आए हैं। न्यू जर्सी से, न्यूयॉर्क से, शिकागो से, जो आसपास कनाडा से, हमारे जी, कनाडा से जनाब, हमारे कनाडा से भी गए। कनाडा से गए। वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो करीब है, जो बसेबल डिस्टेंस है, वहां तो लोग बसों में भर भर के गए हैं। और वो तो वीडियोस भी हैं, वो बस में बैठ के लोग पीटी इमरान खान के गाने वाने गाते हुए झंडे लेके जा रहे हैं। तो लोग मैं अभी डॉक्टर नसरुल्लाह से और सलीम भाई से बात कर रहा था, ये लोग वहां गए हुए हैं सुबह से। तो ये बता रहे थे कि इतना ज्यादा जोशो खरोश था वहां पे। और लोग, अच्छा, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हें जो जगह मिली है प्रोटेस्ट की, वो बिल्कुल एम्बेसी के एम्बेसी सामने के है। सामने, हाँ, मुझे हाँ। ना ये जरा डर था, क्योंकि मैं तो गया हूँ खान साहब से मिलकर भी एक दो हम्म, दफा, एम्बेसी कई दफा गया हूँ। तो मुझे ये डर था कि जब खान साहब आए थे ना, आप अंदाजा करें, जब खान साहब आए थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इतनी सिक्योरिटी थी उनकी कि उन्होंने वो गली क्या, उससे आधा किलोमीटर तक जो सारी एक्सेस है सब सील की हुई थी। हाँ, आप गाड़ी हाँ। नहीं ले सकते थे। और उनके हाथ में एक लिस्ट थी कि जो, अगर आप एम्बेसी ने आपको इनवाइट नहीं किया है, तो आप उस इलाके में घुस नहीं सकते थे। हम हम्म, गए, तो मैंने ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाया उनको, अपना लिस्ट में नाम काटा, फिर हम अंदर गए।
आज तो उन्होंने बिल्कुल सामने ले खड़ा कर दिया था और ट्रक वगैरह सारे खड़े हुए थे। अच्छा थोड़ा सा आखिर में मुझे ये जरा बताएं कि ये गंडापुर साहब का क्या प्लान लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फिर कुछ और इन्होंने सोचा है इस दफा कि पहली दफा जो हम पहाड़ों से होते हुए ये भागे थे 15 शहरों से होते हुए, इस दफा इनका कुछ और प्लान लग रहा है जो कि मुझे खतरनाक लग रहा है, क्योंकि ये जो बार बार कह रहे हैं हम असला लेके आएंगे, आप एक गोली मारेंगे हम 2 गोलियां मारेंगे। ये पेशावर में भी उन्होंने बात की है, पहले भी उन्होंने अलीमा आपा के साहब ने भी खड़े होकर ये बात की थी। व्हाट इज अप टू? देखिए गंडापुर की पूरी हिस्ट्री देखें ना आप, सारे उसने जब से वो चीफ मिनिस्टर बना है और खान साहब ने ये ऐलान कर दिया था पहले दिन ही कि सिर्फ प्रोटेस्ट ही इसका वाहिद जरिया है, तो ये और उसके साथ के हवारी मवारी जितने भी थे वो सेनेटर आजम सवाती और ये अपना गौहर ये चाहते थे खान साहब से कि गिड़गिड़ाते थे कि निगोशिएट करें। खान साहब ने मना भी किया था फिर। तो ये इनका हमेशा से ये तरीका रहा है कि नहीं प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है कि प्रोटेस्ट ही वाहिद तरीका है और प्रोटेस्ट से ही एस्टेब्लिशमेंट डरती है। निगोशिएशन इज नथिंग फॉर देम। वो आपको वो कहते हैं ना, किसी ने कहा निगोशिएशन तो वो ट्रक की बत्ती है जिसके आगे ट्रक भी नहीं है, वो सिर्फ बत्ती है। तो ये चाहते हैं कि उन चक्करों में लग जाए। अच्छा अब उन्होंने 4 5 6 तरीके से सैबोटाज किया है। वहां से निकले वापस चले गए, फिर वहां से निकले जो अंदर ही नहीं आए इस्लामाबाद, फिर वहां से निकले 6 घंटे लेट पहुंचे। अब असल में वो है लोगों को सब समझ में आ गया कि यह झूठा और मक्कार आदमी, अब कोई इसके पीछे नहीं जाता। आखिर में जो इन्होंने कहानी सुनाई थी कि मैं पहाड़ों से होता हुआ भागता हुआ यूं करके जंगलों से गुजरता हुआ, उसके बाद तो बिल्कुल ही लोगों ने कहा यार ये क्या बकवास कर रहा है आदमी। अब इन्होंने नया तरीका इख्तियार किया है सैबोटाज करने का। अब सैबोटाज करने के लिए ये बुनियादी तौर पे एक बहाना दे रहे हैं अपने आकाओं को, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बैन करने का या बाहर मारने पीटने का या वहीं रोक लेने का। ये कह रहे हैं हम तो बंदूक लेके आएंगे, हम गोली चलाएंगे। जबकि खान साहब ने आपको पता है पॉलिटिकल जो कभी भी नहीं कहा, पीटीआई की जो कमेटी थी, सियासी कमेटी, इतना ज्यादा लानतान हुई है इनके ऊपर, इस बात के ऊपर कि आपको अख्तियार किसने दिया है, जब खान साहब ने आज तक नहीं कहा। खान साहब ने आज तक नहीं, आपको पता है जब जिस जमाने में कराची में एमक्यू एमपी पे थी और पीटीआई के कई वर्कर्स मार दिए, लोग कहते थे मुझे याद है, मेरे सामने की बात है, लोगों ने कहा है, मैं वहां कराची में खान साहब आए हुए थे तो मौजूद था उस मीटिंग के अंदर, तो लोगों ने कहा कि खान साहब आप हमें सिर्फ इजाजत दे दें, हम लिमिट लेंगे एमक्यूएम से। फिर ये क्यों, ये फिर इसका क्या प्लान क्या लगता है? क्या ये चाहते हैं कि वाकईतन पीटीआई जो है वो उसके ऊपर खुदा ना खासा बैन लग जाए, या इतना शदीद क्रैकडाउन आए कि वो कहें कि जी ये तो है ही टेररिस्ट और इनको बैन किया जाए और उनको मारा जाए, जिस तरह भी हो, जिस तरह पहले बैन भी नहीं, लेकिन कम से कम ये हो ना कि उनको ये बहाना मिल जाए कि वो पीटीआई देखिए ना, अब इन्होंने कह दिया ना हम गोली चलाएंगे, ये कराएंगे, वो चलाएंगे। अब अगर वो गोली चलाते हैं तो वो ये बहाना करेंगे कि इनकी तरफ से पहले गोली आई थी। भाई पहले तो पीटीआई ने ये एक उसूल बनाया, अभी भी उसूल यही है कि हम कोई तशद्दुद नहीं करेंगे। हमारे पीटीआई के वालों के पास तो हाथों में डंडे भी नहीं थे, कभी भी नहीं। अब इन्होंने इस तरह की बातें की हैं, गोली आएगी तो गोली जाएगी। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, ये बड़ा खतरनाक है असद भाई, और इनको मेरा ख्याल है कि आपको जहां जहां पे भी बात हो सके ये पहुंचानी चाहिए बात, क्योंकि अगर ये ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।